हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रसायन विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेसिस एवं साल्ट, इसके दूसरे पार्ट में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इंपॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इससे पहले हम लोगों ने पहले पार्ट में जो है बच्चों 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव का ऑलरेडी सॉल्यूशन कर लिया है हम लोगों ने। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट इसका नहीं देखा है ऑब्जेक्टिव वाले सेशन का, तो सबसे पहले चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर के देख लीजिए। और अगर आपने इस चैप्टर का कंसेप्ट भी नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले कंसेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपका दिया हुआ है बच्चों 100% आसानी से आ जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मुख्य रूप से उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है या फिर आने की 100% आपकी संभावना है। ठीक है, तो पहले पार्ट में बच्चों हम लोगों ने मुख्य रूप से जो है हम लोग 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन किया था, है ना। आज की इस वीडियो लेक्चर में उसी प्रकार से अगले 50 का सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोग का दो भाग में मिलकर के हो जाएगा 100। फिर उसके बाद तीसरे पार्ट में हम लोग बच्चों 45 क्वेश्चन का बनाएंगे, ताकि हम लोगों का जो 145 इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट जो आपका ऑब्जेक्टिव का सेक्शन है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि आपका ये जो चैप्टर है आपका अम्ल, क्षार एवं लवण, इसका कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला। ठीक है, तो यहाँ से आपका कोई भी प्रश्न और आउट से यानी कि बाहर से नहीं रहने वाला। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए फिर से एक बार। और सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे पहले आप लोग जो है एक बार धमाकेदार रूप से शेयर भी कर दीजिए बच्चों, ताकि ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो आप लोग मजा आएगा पढ़ने में, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस प्रश्न का सॉल्यूशन आपके पास नहीं होगा, आप नहीं कर पाएंगे हल, तो सबसे पहले उसका स्क्रीनशॉट खींचना है अपना, या फिर आपका अपना नोट कॉपी में नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, और जो आ जाएगा उसके बाद सबसे लास्ट में, वीडियो के सबसे लास्ट में आपको बताना है कि आपका कितना मार्क्स आया है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका ऑलरेडी आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसी प्रकार का प्रश्न आपका आया हुआ है कि इनमें से अम्लीय पदार्थ के बारे में पूछ रहा है। नारंगी का रस, धोने का सोडा, साबुन, बेकिंग सोडा। तो इसमें सबसे पहले मैं बताते चाहूँगा, इसमें आपको एक एक करके काटना है या आपको सीधा सीधी आता है बच्चों तो आसानी से हल कर देंगे। जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन को देखेंगे, नारंगी का रस, तो हम लोग जानते हैं नींबू हो या नारंगी का रस हो, संतरा हो या कोई भी कच्चा फल हो, उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इसमें आपका कौन सा हो गया? ये आपका कौन हो गया? यानी कि नींबू का रस, ये हो गया आपका अम्लीय पदार्थ। जबकि अदर तीनों ऑप्शन की बात की जाए तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। धोने का सोडा का क्या होता है बच्चों सूत्र? इसका होता है Na2CO3.10H2O। इसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, आगे है साबुन, ये तो आपका क्षारीय पदार्थ है, ऊपर वाला भी क्षारीय पदार्थ है। उसके बाद आपका बेकिंग सोडा, इसका सूत्र होता है बच्चों मुख्य रूप से NaHCO3, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट, इसको बोला जाता है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी धातु का कार्बोनेट होगा या बाई कार्बोनेट होगा, वो मुख्य रूप से क्या होगा? क्षारीय पदार्थ होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो 100% आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ बच्चे ने तो सही प्रश्न सही आंसर दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका, H2SO4 एक परबल अम्ल है क्योंकि जलीय घोल में यह पूर्णतः आयनित होती है, अंशतः आयनित होती है, आयनित नहीं होती है या दो चरणों में आयनित होती है। तो मुख्य रूप से हम लोग को पूछ रहा है H2SO4 कब? जब ये आपका परबल होगा। तो हम लोग जानते हैं परबल होने के पश्चात वो क्या करेगा बच्चों? पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर का, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल 2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये विलयन से विद्युत धारा के प्रवाह से कौन सी आयन मुक्त होती है? हाइड्रोक्सिल आयन, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन या फिर आपका सोडियम ऑक्साइड। तो मुख्य रूप से जब भी आप ये देखिए बच्चों NaOH या CaOH का होल 2, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। NaOH, ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? देखिए तो HROH है ना। तो यहाँ पर कौन सा आपका आयन निकलेगा? मुख्य रूप से हाइड्रोक्सिल आयन। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुछ बच्चे डायरेक्ट इस प्रकार से भी आंसर करेंगे कि ये आपका क्षार है, ये भी क्षार है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी क्षार है अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो 100% वो टूटेगा, और टूट करके किस में हो जाएगा बच्चों? वहाँ पर अलग हो जाएगा। कौन सा आयन मुक्त होगा? तो हाइड्रोक्सिल आयन, यानी कि OH का पावर OH माइनस आयन यहाँ पर आपका मुक्त होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तनु HCl यानी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सा आयन उत्पन्न होता है? हाइड्रोक्सिल आयन, क्लोरीन आयन, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्लोरिन आयन? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयन। तो मुख्य रूप से यहाँ पर आपका आयन होगा बच्चों उत्पन्न हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कौन सा आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कोई भी अम्ल हो वो हमको आपको याद रखना है हमेशा हाइड्रोजन आयन ही उत्पन्न करेगा, हाइड्रोजन आयन को ही उत्सर्जित करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ। यहाँ पर है बात तनु। तो तनु किसको बोला था बच्चों? तनु क्लासेस में आप पढ़ रहे हैं अभी, है ना, तो इसको समझना जरूरी है, नहीं तो हमारे सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। तो तनु बोलते हैं बच्चों जब विलयन को क्या किया जाए? पतला किया जाए, यानी कि पानी की मात्रा ज़्यादा और पदार्थ जो घुल रहा है उसमें उसकी मात्रा कम, तो उसको बोलेंगे तनु। और जब पदार्थ की मात्रा ज़्यादा और तनु यानी कि जल की मात्रा कम, तो उसको बोलेंगे सांद्र। ठीक है, इसको बोलते हैं डाइल्यूट, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। आगे बात करते हैं 55 नंबर का प्रश्न है, क्या जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H+ यानी कि आपका जलीय विलयन उत्पन्न कर सकता है? हाँ, नहीं, हाँ और नहीं दोनों सभी उत्तर सत्य है। तो जब भी जल अनुपस्थित रहेगा बच्चों, यानी कि हाइड्रोल H2O मौजूद नहीं रहेगा, तो कोई भी अम्ल जो है अम्लता का गुण को प्रदर्शित नहीं करेगा, या कोई भी क्षार क्षारीयता गुण को प्रदर्शित नहीं करेगा।
यानी कहने का सेंस ये हुआ कि कोई भी क्षार हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH माइनस आयन को उत्पन्न नहीं करेगा, कोई भी अम्ल H प्लस आयन को उत्पन्न नहीं करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं, ये जल से संयोग कर बनाते हैं। अमोनियम आयन, जल, अम्ल, हाइड्रोनियम आयन। तो मुख्य रूप से बच्चों जो आपका हाइड्रोजन बनता है बच्चों H प्लस, ये क्या कर लेता है? जल के साथ क्रिया करके बना देता है H3O प्लस यानी कि हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या बोला था? हाइड्रोनियम आयन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अगर नहीं आता आपको। ये बोर्ड परीक्षा में आपका ऑलरेडी आया हुआ प्रश्न है, एक बार सीधा सीधा पूछ लिया था। हाइड्रोनियम आयन का सूत्र क्या होता है? H2O, H2O2 या फिर H3O प्लस। तो मुख्य रूप से क्या हो जाता है बच्चों उसका सूत्र? H3O प्लस। ध्यान रहेगा आपको। आगे बात करते हैं, निम्न में सही कथन को चुनें, यानी कि इन चारों कथनों में से आपको जो सत्य है, जो करेक्ट है, उसको चुनना है। अम्ल जल में H प्लस आयन देते हैं, क्षार OH आयन देते हैं। ये तो आपको 100% पहला ही ऑप्शन आपको सही मिल गया। तो हम लोग आगे भी देख लेते हैं। अम्ल जल में H3O प्लस आयन देते हैं, क्षार OH प्लस, तो गलत हो गया। OH प्लस नहीं होगा, OH माइनस होगा। अम्ल जल में OH माइनस, ये तो गलत हो गया। अगला है, अम्ल जल में H3O प्लस देते हैं, क्षार OH माइनस आयन देते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बोला? H3O प्लस नहीं ना, मुख्य रूप से अम्ल क्या देता है? H प्लस देता है और क्षार क्या देता है? OH माइनस देता है। ये H3O प्लस कब बनता है? बाद में बनता है, जब वो H प्लस टूट जाता है तब बाद में जाके उसके साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही हलवा प्रश्न था आपका। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत विच्छेदन प्रक्रिया, विघटन प्रक्रिया, द्विविस्थापन प्रक्रिया या फिर आपका क्लोर क्षार प्रक्रिया। ये 2014 में आपका ये प्रश्न आपका आया हुआ है। तो आपका क्या है? सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक का जलीय विलयन है, और जब इस जलीय विलयन से क्या कर रहे हैं? विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, बिजली पास कर रहे हैं, तो बच्चों ये आपका टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस में। तो हम लोग यहाँ पर किसके द्वारा इस पदार्थ को तोड़े? विद्युत के द्वारा तोड़े ना, तो ये आपका कहलाएगा विद्युत विच्छेदन प्रक्रिया। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए आपका सही हो जाएगा। अगर नॉर्मल तरीके से तोड़ते तो हो जाता विघटन, लेकिन विद्युत धारा के द्वारा तोड़े इसलिए हो जाएगा विद्युत विच्छेदन प्रक्रिया, यानी कि आपका ऑप्शन आपका ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर का, जल में क्षार मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। यानी कि जब जल में बच्चों क्या मिलाया जाएगा? जब जल में आपका क्षार मिलाया जाएगा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बढ़ेगा कि घटेगा कि या स्थिर रहेगा या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर मुख्य रूप से सही हो जाएगा बच्चों? तो ऑप्शन आपका बी जो है सही हो जाएगा, आपका घटती है। यानी कि क्षार में ज़्यादा से ज़्यादा पानी जितना मिलाया जाएगा बच्चों उस प्रकार से आयन की मात्रा ज़्यादा होगा, लेकिन जल में आप क्षार डाल लें तो कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा। जब कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा यानी कि सांद्र होगा, गाढ़ा हो जाएगा तो 100% वहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? आयन की मात्रा में कमी आ जाएगी। 1 लीटर शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा होती है 10⁻³ मोल, 10⁻⁶ मोल, 10⁻⁷ मोल, 10⁻⁸ मोल। तो मुख्य रूप से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 10⁻�6 मोल, यानी कि ऑप्शन आपका सी आपका सही हो जाएगा बच्चों। क्यों? बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है बच्चों, ये थोड़ा सा आपका लॉजिकल प्रश्न है। ये आपका कौन सा ऑप्शन आपका सी था? देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं सबसे पहले शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। अब हम लोग जानते हैं बच्चों यहाँ पर सबका क्या निकालेंगे? हम लोग सबका निकालेंगे पीएच स्केल, और पीएच के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला माइनस का log H का पावर H का प्लस, यानी कि माइनस log ऑफ हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन। अब माइनस लगा देंगे, log का log रह जाएगा, और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 10⁻⁻7, तो 10⁻⁻7 कर दिए। अब यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए बच्चों, ये आपका -7 क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा, इस माइनस के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 7 आगे आ जाएगा, और 10 का यानी कि log 10 का मान होता है 1, तो 7 × 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 7। तो 100% है 7, तो हमारा शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 है ना, आया कि नहीं? तो इस प्रकार से 10⁻⁻7 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग को माइंड लगाना है बच्चों, ठीक है? वैसे तो हमारे सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा ही आपका डिलीजेंट है। अगला प्रश्न है, अम्ल का पीएच मान होता है 2020 का फर्स्ट सेटिंग में ये आपका प्रश्न पूछा हुआ है। 7 से कम, 7 से अधिक, 7, 14। तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है बच्चों? 7 से कम होता है। इस प्रकार से आपका पीएच स्केल था, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के 14 तक, और ये आपका बीच में आपका 7 था। ये 7 किसके लिए था? तो उदासीन के लिए था। 7 से लेकर के 14 के बीच कोई भी आएगा तो क्या होगा? वो आपका होगा क्षार। और 7 से कम, 0 से लेकर के 7 के बीच क्या हो जाएगा? आपका अम्ल। यहाँ आपका पूछा था अम्ल के बारे में, तो 7 से कम ना होगा, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये आपका 2020 में ये भी फर्स्ट सेटिंग में पूछा हुआ है कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र होता है। मैंने अभी बताया था आपको, जस्ट कुछ यानी कि आपका 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने बताया था बच्चों, धोने का सोडा का क्या सूत्र होता है। तो जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा? Na2CO3 2H2O, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 5H2O।
मुख्य रूप से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी जो है सही हो जाएगा, Na2CO3 10H2O। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस लेवल का थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर आगे प्रश्न पूछा जाए तो Na2CO3 बच्चों ये होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है बच्चों? इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, सीधा सीधा। अब अगर आ जाएगा Na2CO3 2H2O, इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट। क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट। इस प्रकार से इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। ये अम्ल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका 2-3 बार पूछा हुआ है। कभी मधुमक्खी दे देता है, कभी चींटी दे देता है, कभी आपका जो है डंक, वो आपका एक पौधा था नेटल नामक पौधा, उसका डंक दे देता है। तो यानी कि बच्चों बदलते रहता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है, कभी भी डंक यानी कि किसी भी चीज़ का आपको डंक से संबंधित पूछेगा क्वेश्चन और अम्ल वहाँ पर पूछेगा तो सीधा सीधा आपको मार देना है फॉर्मिक अम्ल, यानी जिसका आपका IUPAC नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल क्या होता है? आपका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा बच्चों। इसका साधारण नाम होता है फॉर्मिक अम्ल, याद रहेगा आपको। फॉर्मिक अम्ल किसका साधारण नाम? तो आपका मेथेनोइक अम्ल का साधारण नाम होता है। इसका सूत्र अगर पूछेगा तो लिख लेंगे आप लोग HCOOH। अम्ल है तो हाइड्रोजन होगा ही, और COOH क्या है बच्चों? जिसका आपका क्रियाशील समूह है, फंक्शनल ग्रुप है। तो ये आपका 2020 का फर्स्ट सेटिंग में क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बाकी थोड़ा सा आगे चर्चा कर ले। एथेनोइक अम्ल, इसको बोला था बच्चों एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सिरिका में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल नींबू और किसमें? संतरा में। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, आगे अगर प्रश्न आएगा तो आप लोग को, ये आपका आया हुआ प्रश्न था। अगला प्रश्न 64 नंबर का, निम्न में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपका आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें से चारों में से कौन सा पीएच मान जो है क्षार विलयन का पीएच होगा? 2, 7, 6, 13। तो मुख्य रूप से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 क्या है बच्चों? 7 से कम है इसलिए अम्ल होगा। 7 क्या है? एग्जैक्ट 7 है, तो एग्जैक्ट 7 क्या होता है? उदासीन होता है। 6 क्या है? 7 से कम है, ये भी अम्ल होगा। तो ये आपका 7 से अधिक 13 है, इसलिए आपका ये हो जाएगा आपका क्षार विलयन। तो 13 ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? यानी कि जो दांतों का जो क्षय होना प्रारंभ होता है बच्चों, वो कब होता है? जब मुंह के पीएच का मान 11 से अधिक होता है, जब मुंह के पीएच का मान 14 से कम होता है, जब मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने लगता है, जब मुंह का पीएच मान 8 से अधिक हो जाता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है बच्चों, हम लोग जो चीज़ भी खाते हैं, फल फ्रूट जितने सारे चीज़ आप लोग खाना जो चीज़ भी खाते हैं, मुख्य रूप से ज़्यादातर पदार्थों में आपका अम्ल रहता है, और वो अम्ल रहेगा बच्चों तो वो हमारे मुंह के पीएच मान को क्या करेगा? घटाएगा ना। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी जो है सही हो जाएगा। यानी हमारे मुंह का पीएच मान जब क्या होगा? 5.5 से कम होने लगेगा तो वो हो जाएगा हमारे दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए अगला प्रश्न है, अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सामान्य अम्ल, या फिर आपका न्यूट्रल यानी कि उदासीन अम्ल। तो मुख्य रूप से आप लोग को ध्यान रखना है, जब पूर्ण मात्रा में आयनित हो जाएगा, पूर्णतः आयनित हो जाएगा, तो वो कहलाएगा आपका प्रबल अम्ल। यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कम संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं? तो प्रबल अम्ल। जब ज़्यादा मात्रा में होगा तो प्रबल अम्ल, जब कम मात्रा में होगा तो बच्चों आपका दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड। ध्यान रहेगा आपको। तो कौन सा आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अपच की स्थिति में उदर बोलते हैं बच्चों पेट, अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में दर्द एवं जलन उत्पन्न होता है। इसका उपचार किस दुर्बल क्षारक से किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल सा प्रश्न है। यह प्रश्न जो है इस बार आप लोगों का जो है अभी जो सेकंड टर्मिनल एग्जाम हुआ है बच्चों आप लोगों का, इसमें भी आपका सीधा सीधा यही प्रश्न आ गया था। तो इसके लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मुख्य रूप से इसका उपचार के लिए बच्चों 2 पदार्थ है। मैं दोनों पदार्थ का नाम बता देता हूँ, जो ऑप्शन में रहेगा उसी को मार देना है। एक होता है आपका NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, खाने वाला सोडा कहते हैं। अगर इसका ऑप्शन आपका नहीं रहेगा तो दूसरा ऑप्शन होगा बच्चों आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको बोलते हैं MgOH का होल 2। अब इस दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर आ रहा है? तो ऑप्शन आ रहा है MgOH का होल 2। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन आपका सी जो है सही हो जाएगा। इसको बोलते हैं बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। लिख लीजिए जल्दी, अगर आप लोग को पूछ दिया जाए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं तो MgOH का होल 2, और बेकिंग सोडा यानी कि आपका खाने वाला सोडा तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ध्यान रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑलरेडी आया हुआ प्रश्न है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हम लोग जानते हैं ये क्या है? OH आ रहा है। OH आ रहा है तो 100% क्षार है। क्षार है तो ये कैसा क्षार है? हम लोग जानते हैं प्रबल क्षार है बच्चों। तो प्रबल क्षार है तो इसका पीएच मान कितना है? ऑप्शन आपका डी जो है सही हो जाएगा। इसका पीएच मान होता है पूरा एग्जैक्ट 14। अगला प्रश्न है कि जठर रस का पीएच मान लगभग 1.2 है, 7 है, 14 है या फिर आपका 10 है। तो मुख्य रूप से जठर रस जो होता है बच्चों, ये आपका अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, सिर्फ आपको अगर अम्ल और क्षार प्रकृति पहचान में आ गया तो आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर आप दे सकेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जब पता चल गया कि जठर रस जो है अम्ल प्रकृति का है तो इसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 से कम होना चाहिए। तो अब यहाँ से ऑप्शन आप लोग छाटने लगे। 10 7 से ज़्यादा है यानी कि ये आपका क्षार होगा तो गलत हो गया।
14 ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा 7 से अधिक, ये भी आपका 4 हो जाएगा, गलत हो गया। 7 न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन 1.2 ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विलियन पीएच पेपर को लाल बना देता है, विलियन का पीएच मान कौन हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपका हलवा हलवा प्रश्न है बच्चों, इनका आंसर तो आप लोग को आना ही चाहिए। अब पीएच मान क्या कर रहा है, पेपर को लाल कर देता है, लाल कर देता है, तो लाल कौन करता है बच्चों, नीला को लाल करने वाला कौन होता है, अम्ल होता है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होना चाहिए, नीचे यानी कि प्रबल होना चाहिए, 1 से 2 के बीच होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। यानी कि जब ताजा दूध रहता है उसका पीएच मान क्या होता है 6, अब दही बनेगा तो इसका पीएच मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, दही जो है दूध से ज़्यादा खट्टा होता है, जब ज़्यादा खट्टा होगा तो अम्लता का गुण क्या होगा, इसमें ज़्यादा होगा। तो यानी कि इसका पीएच मान 6 से घट करके क्या होगा बच्चों, कम आने लगेगा, नीचे आने लगेगा, तो क्या होगा, इसका पीएच मान 6 से घटेगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑलरेडी आपका प्रश्न आया हुआ है बच्चों कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो दही में मुख्य रूप से पाया जाता है बच्चों आपका लैक्टिक अम्ल, चाहे आपको दही पूछे या आपको दूध पूछे, दोनों में आप लोग को मार देना है कौन सा, लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संश्लेषित सूचक है, मेथिल ऑरेंज, हल्दी, लिटमस पत्र, लाल पत्ता का गोभी। तो मुख्य रूप से हम लोग जानते हैं बच्चों, लाल पत्ता का गोभी ये प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक लिटमस प्राकृतिक सूचक है, हल्दी प्राकृतिक है, लेकिन मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेरिन जो होता है बच्चों, ये दोनों आपका क्या होता है, ये आपका होता है संश्लेषित सूचक, यानी कि इसको बनाया जाता है बच्चों संश्लेषण के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए जो है मेथिल ऑरेंज सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2013 का ये आपका प्रश्न आया हुआ है। तो जो लिटमस पत्र होता है बच्चों, ये विलियन जो होता है बैगनी रंग का अर्क जो होता है, ये किस पौधे से निकाला जाता है, गुलाब के पौधे से, लाइकन के पौधे से, मेहंदी के पौधे से, घास के पौधे से। मुख्य रूप से ये निकाला जाता है बच्चों आपका लाइकन के पौधे से। अब आप लोगों को कमेंट करना है कि ये लाइकन जो पौधा है किस वर्ग समूह में रखा गया है, ये आपका लाइकन पौधा, ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बच्चों। अगला प्रश्न है कि जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या परिवर्तन होता है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए क्या हो रहा है बच्चों, जल में अम्ल, ऐसा नहीं बोल रहा है कि अम्ल में जल, बोल रहा है कि जल में अम्ल डालें। तो अम्ल जितना डालते जाएंगे बच्चों 100% हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब अम्ल में जल डालेंगे बच्चों, जितना ज़्यादा जल डालते जाएंगे उतना आपका क्या होगा, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑपोजिट होगा बच्चों, तो ऑप्शन आपका बी आपका 75 नंबर का आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, जल में अम्ल या क्षार के विलयन चालन करते हैं, आयन का, इलेक्ट्रॉन का, विद्युत का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या करेगा बच्चों, कोई भी जो जल में अम्ल या क्षारीय विलयन होगा वो क्या करेगा, किसका चालन करेगा, विद्युत का चालन करेगा। तो ऑप्शन आपका सी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच की जाती है पीएच स्केल से, लिटमस पेपर से, गंधे सूचक से, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ बात कर रहा है बच्चों प्रबलता की जाँच करना है, प्रबलता। तो प्रबलता का जो जाँच किया जाता है वो किया जाता है ए से, है ना, यानी कि आपका पीएच स्केल के द्वारा, ए ऑप्शन के द्वारा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लिटमस के द्वारा हम लोग ये पता करते हैं कि ये पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, गंधे सूचक गंधे के आधार पर पता करते हैं कि यह पदार्थ क्या है, अम्ल है या क्षारीय है, ठीक है। चले अगला प्रश्न है, जब अम्लीय जल नदी में प्रवाहित होती है तो इस जल का पीएच मान क्या हो जाता है, घट जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीवधारियों की जीवन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है या कठिन हो जाता है, या जल में कोई परिवर्तन नहीं होती। सभी उत्तर जो है आपका सत्य है। तो मुख्य रूप से उस नदी में जितने भी आपका जीव रहेगा बच्चों, उस नदी में उसमें क्या होगा, जब पीएच मान घट जाएगा बच्चों 100% वहाँ पर जलीय जीवों का रहना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका बी जो है सही हो जाएगा। यानी कि उसमें जितने भी मछलियाँ रहेंगे, जितने भी आपका जो है जलीय जीव, जितने भी आपका कछुए, जो भी चीज़ रहेगा बच्चों, उसका जीवन क्या हो जाएगा, आपका कठिन हो जाएगा, जीना कठिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनिया। बहुत ही आसान सा प्रश्न है बच्चों। अम्ल, जब अम्ल बोल दिया तो हम लोग जानते हैं कॉमन सी बात है, अम्ल में हमेशा हाइड्रोजन परमाणु मौजूद रहता है जो आपका हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है धातु के साथ अभिक्रिया करने के बाद। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जल्दी बच्चों लाइक कर दीजिए, है ना। बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा मटेरियल हम लोग लेकर के आ रहे हैं, और 100% आपका यहाँ पर इस चैनल में आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। और जो भी आपका छोटा भाई बंधु है उन लोग को भी जोड़ दीजिए इस चैनल से, क्योंकि हम लोग जो है बच्चों 9th स्टैंडर्ड का भी सारा चीज़ को यहाँ पर हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक बार चैनल में जाकर के आप लोग अच्छी तरह से देख भी सकते हैं, ठीक है। सारा कंप्लीट कराया जाएगा आपका, आप लोगों को तो टेंशन ही नहीं लेनी है, ठीक है। और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि हम लोग को यही एम है बच्चों हम लोगों का कि 90 से 95% के बीच हमारे सारे बच्चे परसेंटेज गेन करें बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है, यानी कि प्रबल के बारे में पूछ रहा है। स्ट्रॉन्ग 0 जिसका पीएच मान हो, या 14 हो, या 7 हो, या 3 हो। तो मुख्य रूप से हम लोग जानते हैं जितना कम रहेगा, 7 से जितना नीचे रहेगा वो प्रबल अम्ल ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आपका 0 क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे प्रबल हो जाएगा। और अगर आपको क्षारीय के बारे में पूछा जाए तो क्षार में कौन हो जाएगा, 14 सबसे ज़्यादा क्षारीय
परबल यानी कि क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। बहुत ही हलवा प्रश्न है, ये आपका 2 से 3 बार प्रश्न पूछा हुआ है। तो दही में जो पाया जाता है बच्चों आपका लैक्टिक अम्ल, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ठीक है, एक बार आपका लैक्टिक अम्ल से सीधा सीधा बायो में प्रश्न पूछ लिया गया था, बायोलॉजी में, कि जब मनुष्य दौड़ता है तो उसके मांसपेशियों में कौन सा अम्ल जो है, मतलब कि किस अम्ल की कमी के कारण वो आपका मांस यानी कि जोड़ पैर हड्डी दर्द करने लगते हैं। तो मुख्य रूप से कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल वहाँ पर जो है उत्पन्न हो जाता है बच्चों ऑक्सीजन की कमी के कारण। प्रश्न है एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा। 2018 का फर्स्ट सेटिंग में प्रश्न पूछा हुआ था, नीला, हरा, नारंगी या फिर आपका पीला। तो कौन सा कलर दिखेगा बच्चों, मुख्य रूप से आपका पीला, यानी कि ऑप्शन आपका डी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है लवण सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का पीएच है 7, 7 से अधिक, 7 से कम, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है बच्चों, 2018 का फर्स्ट सेटिंग का प्रश्न है। आपका पूछ रहा है कि जो Na2CO3 जो होता है सोडियम कार्बोनेट, इसका पीएच मान के बारे में हमको पूछ रहा है। तो आसानी से जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 7 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। कैसे 7 से अधिक हो जाएगा बच्चों, हम लोग जानते हैं कोई भी धातु का कार्बोनेट हो या धातु का बाइकार्बोनेट हो, उसमें मुख्य रूप से पाया जाता है आपका क्या, क्षारीय। कौन सा गुण पाया जाता है बच्चों, क्षारीय गुण। इसलिए क्षारीय गुण वाले पदार्थ का पीएच मान हम लोग जानते हैं 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक ऑप्शन बी में था, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, जल्दी से बोलिए इसका आंसर। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, प्योर वाटर का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न है हमारे शरीर का पीएच मान पीएच परास के बीच कार्य करता है, यानी हमारे शरीर का जो पीएच परास होता है कितना से कितना के बीच होता है, 4 से 4.8, 5 से 5.8, 6 से 6.8 या 7 से 7.8। ये आपका 2019 में आपका ऑलरेडी प्रश्न आया हुआ है बच्चों। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा 6 से 6.8 के बीच हमारे शरीर का पीएच परास रहता है। अगला प्रश्न है विलयन में H+ आयन की निर्माण से पदार्थ की प्रकृति होती है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं जब भी किसी भी विलयन में H+ आयन का उत्सर्जन होगा तो हम लोग तुरंत जान लेंगे बच्चों वो आपका विलयन होगा अम्लीय। क्यों, क्योंकि कोई भी पदार्थ अगर जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो हम लोग जानते हैं उसको क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और जब कोई पदार्थ जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देगा तो उसको बोलते हैं क्षारीय पदार्थ। अगला प्रश्न है क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है, हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयन, दोनों आयन या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से जब भी क्षारक को आप लोग घोलेंगे तो वहाँ पर आपका आयन बनेगा बच्चों हाइड्रोक्सिल आयन, यानी कि OH-। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दांत का मसूरा, यानी कि आपका जो इनेमल होता है बच्चों, दंत वलक जिसको बोला जाता है, ये मतलब पदार्थ का बना रहता है, यानी कि जो काफ़ी कठोर होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, कॉपर क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या आपका कैल्शियम कार्बाइड। तो मुख्य रूप से ये बना रहता है बच्चों आपका कैल्शियम फॉस्फेट का। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये आपका प्रश्न दोनों में पूछा हुआ है, आपका केमिस्ट्री में तो आया ही है, ये प्रश्न आपका बायोलॉजी में भी आया हुआ है। ठीक है, मैं इसलिए आपको रिलेशन यानी कि संबंधित करके बता रहा हूँ बच्चों, ताकि एक ऑब्जेक्टिव से आपका बायो का भी आपका प्रश्न सही सॉल्व हो जाए और आपका केमिस्ट्री में भी अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आपको आसानी से आप लोग आंसर कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है नेटल एक शाकीय पदार्थ है, इसके छू जाने पर डंक जैसा दर्द महसूस होता है। इस दर्द का उपचार किस पौधे की पत्ती डंक वाले स्थान पर रगड़ा जाता है, लहसुन की पत्ती, गेंदा फूल की पत्ती, डॉक पौधे की पत्ती या नीम की पत्ती। तो इसमें से जो सबसे अजूबा आपका पत्ती है बच्चों वो है आपका डॉक। इसको याद रखना है, डॉक पौधे की पत्ती को ही क्या किया जाता है, उस दर्द वाले स्थान पर घसा जाता है, रगड़ा जाता है, ताकि उसका क्या हो जाए बच्चों, जलन जो है आपका समाप्त हो जाए। और ये डॉक पौधा पाया कहाँ जाता है, तो वो आपका नेटल जो पौधा होता है बच्चों उसी के नज़दीक पाया जाता है। और अगर आपको पूछ ले जब ये नेटल जो पौधा है इसका जो डंक होता है बच्चों, इसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैंने आपको बताया था फॉर्मिक एसिड, यानी कि फॉर्मिक अम्ल, जिसको हम लोग बोलते हैं HCOOH। इसका IUPAC नेम होता है बच्चों आपका मैथेनोइक अम्ल। ठीक है, ये आपका ऑलरेडी प्रश्न आया हुआ है। अगला है प्रश्न आपका, जल्द ही हमारा सेशन आपका समाप्त होने वाला है, 90 पर पहुंच गए बच्चों। और 10 प्रश्न है आपका, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। तो मुख्य रूप से जब अपच होता है बच्चों उसके लिए दिया जाता है एंटासिड का टिकिया। क्यों, आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर, यानी कि जब अपच होगा बच्चों, यानी कि हमारे पेट में क्या होगा, एसिडिटी हो जाएगी, यानी कि अम्ल यानी कि बढ़ जाएगा बच्चों। जब अम्ल बढ़ जाएगा तो उस अम्ल को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अम्ल के विरुद्ध कोई सामान खाना पड़ेगा हमको। तो एंटी एसिड क्या है बच्चों, नाम देखिए एंटी एसिड, यानी कि एसिड के विपरीत गुण वाले पदार्थ को हमको लेना पड़ेगा जो उस एसिडिटी को क्या कर दे, कम कर दे, उदासीन कर दे, है ना। अगला प्रश्न है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे सामान्य स्केल कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं, सेंटीमीटर स्केल कहते हैं, मीटर स्केल कहते हैं। ये प्रश्न तो आपका कोई भी बच्चा आंख बंद करके ही सीधा मार देगा, पीएच स्केल है ना। जब आपका पता किया जाएगा बच्चों हाइड्रोजन आयन का तो वो सीधा सीधा किस स्केल के द्वारा, पीएच स्केल के द्वारा।
पीएच स्केल का जो शून्य होता है, शून्य वो क्या दर्शाता है? अधिक क्षारीयता को, अधिक अम्लता को, कम अम्लता को, उदासीनता को। तो मुख्य रूप से बच्चों हम लोग जानते हैं ये आपका होता है 0 से लेकर के 14 तक। तो ये आपका 0 जो होता है ये होता है प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल यानी कि अधिक अम्लता, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा। और ये 14 किसको दर्शाएगा? तो ये 14 जो है बच्चों मुख्य रूप से ये दर्शाएगा आपको प्रबल क्षारीयता को। अगला प्रश्न है आपका 93 नंबर का, थोड़ा सा लेंदी, आप लोग पढ़िए आसानी से। किसी विलयन में हाइड्रोजन के आयन के विभिन्न सांद्रता विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करने के लिए एक सूचक की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? सार्वभौम सूचक, लिटमस सूचक, मेथिल ऑरेंज या आपका फिनॉल थैलिन। तो मुख्य रूप से यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बच्चों सार्वभौम सूचक। इसके द्वारा क्या करते हैं बच्चों? विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन आपका ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं, इन्हें किस प्रकार का सूचक कहते हैं? लवण सूचक, अम्ल सूचक, अम्ल क्षार सूचक या आपका क्षारक सूचक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? वो आपका अम्ल और क्षारक को पता करता है ना, क्षारक और अम्ल के बारे में बताता है, इसलिए ये हो जाएगा अम्ल क्षारक सूचक। ऑप्शन आपका सी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना है? 10, 2.2, 12, 14। बहुत ही सिंपल और हलवा प्रश्न है बच्चों, जल्दी से मारिए कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो नींबू का रस हम लोग जानते हैं, नींबू का रस जो होता है वो अम्लता होता है, यानी कि इसमें पाया जाता है आपका साइट्रिक अम्ल। जब अम्ल हो गया बच्चों तो इसका पीएच मान कितना होगा? 7 से कम होगा। जब कम होगा तो यहाँ देख लीजिए 7 से कम कौन है? 14 है क्या? नहीं ना, 2 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 7 से कम कौन है? 2.2। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार किया जाता है, यानी कि लाभकारी है? बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। तो मुख्य रूप से यहाँ पर लगाया जाता है बच्चों आपका बेकिंग सोडा, यानी कि NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट को। कभी भूले से भी नमक को नहीं लगाना बच्चों, वो तो आपका जलन को बढ़ा देगा। बाकी ये जो होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस सोडियम कार्बोनेट, ये होता है आपका क्षारीय प्रकृति का, ये भी आपको क्या करेगा बच्चों? बहुत ही ज़्यादा उसको जलन को और भी हेल्प करेगा, बढ़ा देगा। अगला प्रश्न 97 नंबर का, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? पीला, लाल, हरा, नीला। 2015 में ये आपका प्रश्न ऑलरेडी आया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों? तो 97 नंबर का आपका ऑप्शन ए आपका जो है सही हो जाएगा, पीला रंग का। अगला प्रश्न आपका 98 नंबर का, कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है, ये 2019 में पूछा हुआ है। क्षारीय, अम्लीय, लवणयुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि जो आपका टूथपेस्ट होता है बच्चों उसमें होता है आपका क्षारीय। क्यों? क्योंकि हम कोई भी चीज़ खाते हैं बच्चों तो मुख्य रूप से हमारे मुंह में क्या हो जाता है? अम्ल जमा हो जाता है। तो वहाँ पर अम्लता जब बढ़ जाता है, अम्ल की मात्रा, तो हम लोग करते हैं टूथपेस्ट, यानी कि ब्रश के द्वारा दंत मंजन लगाते हैं। उसमें उसके द्वारा क्या होता है बच्चों? उसमें जो पाया जाता है क्षार, और वो क्षार क्या करता है? वो क्षार हमारे मुंह में उपस्थित अम्लता को उदासीन कर देता है। क्षार और लवण, ये अम्ल और क्षार मिलता है और मिलकर के बना देता है लवण और जल, तो वहाँ हो जाता है उदासीन। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है बच्चों? ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? टूथपेस्ट में ए ऑप्शन क्षारीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑलरेडी यह प्रश्न आपका आया हुआ है बोर्ड परीक्षा में। तो अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान 5.6 से कम, 12, 14, 11.5। तो बहुत ही सिंपल ऑप्शन दिया हुआ रहता है बच्चों। अम्ल वर्षा जब बोला है तो 100% अम्लता का गुण पाया जाएगा। जब अम्लता का गुण पाया जाएगा तो 100% इसका पीएच मान कितना होगा? 7 से कम। तो 11 होगा क्या? 11 7 से कम है क्या? नहीं ना। तो 14 ये भी नहीं होगा, 12 ये भी नहीं होगा, तो ये तीनों गलत हो गया आपका। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए जो है सही हो जाएगा, 5.6 से कम। जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा तो वह कहलाएगा अम्लीय वर्षा, जो क्या करता है? जो नदी जलीय जीव को क्या करते हैं बच्चों? उसके जीवन यापन को, उसके जीने को क्या करता है? कठिन बनाता है। लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का, उसके बाद हमारा सेशन समाप्त हो जाएगा। अगला लास्ट पार्ट में हम लोग 45 प्रश्नों का सोल्यूशन करेंगे और टोटल मिलकर के हो जाएगा इस चैप्टर का 145 प्रश्न, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, पर्याप्त मात्रा में। पीएच किसी घोल में किसकी शक्ति को व्यक्त करता है? हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन या आपका क्लोरीन आयन या आपका इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से आपका ये दर्शाता है बच्चों हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा हाइड्रोजन आयन, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों। आई थिंक आज का जितना भी प्रश्न था आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों। सारे प्रश्न आपसे हल हो गए होंगे। आप लोग कमेंट में अपना टोटल जल्दी से बताइए कितना आप लोगों को मार्क्स आ रहा है और कितने प्रश्नों का आंसर आप लोग नहीं कर पाए। जिन प्रश्न का आंसर आप लोग नहीं कर पाए बच्चों, तो कृपया करके आप लोग जो है एक बार उसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, है ना। तो आप लोग एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए बच्चों अच्छी तरह से, और लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में सारे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।